नमस्कार। आइए हम हिंदी साहित्य के रीतिकाल, जो हिंदी में बहुत ही अपना प्रमुख स्थान रखता है, उसका आज अध्ययन करते हैं। यह बीए भाग द्वितीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और न केवल बीए भाग द्वितीय बल्कि अपितु संपूर्ण हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए रीतिकाल का अध्ययन और इसके प्रमुख विषयों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अतः हम आज के इस वीडियो में रीतिकाल से संबंधित नामकरण और उसकी परिस्थितियाँ तथा रीतिकाल के वर्ग या प्रमुख धाराएं जो है उसका अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं रीतिकाल से संबंधित प्रमुख जानकारी। आइए देखिए, हिंदी साहित्य में रीतिकाल जो है उसका समय आचार्य शुक्ल ने 1700 से 1900 विक्रमी तक के 200 वर्षों के काल को माना और यह उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल की संज्ञा से इस काल को द्योतित किया। आचार्य शुक्ल से पहले मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल नाम दिया और अलंकृत काल में उन्होंने माना कि इसमें अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, अतः ये अलंकृत काल है। लेकिन विद्वानों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कुछ विद्वान ऐसे भी थे जिन्होंने भाषा और भाव को भी प्रमुख माना, अतः ये नाम इतना प्रसिद्ध नहीं हो सका। इसके पश्चात दूसरा नाम आता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, जिन्होंने इस काल को श्रृंगार काल कहा और श्रृंगार काल में केवल श्रृंगारिक प्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने यह नाम दिया। लेकिन विद्वानों ने बाद में अध्ययन के पश्चात श्रृंगार काल को भी मान्यता नहीं दी, क्योंकि केवल श्रृंगारिक प्रवृत्तियां ही इस काल में प्रमुखता से नहीं रही। भूषण जैसे कवि इस नाम से गौण हो जाते हैं, उनकी वीर रस की जो कविता है वह गौण दिखाई देती है, लेकिन इसीलिए यह नाम भी प्रमुख नहीं रहा। डॉक्टर रसाल ने इन्हें इस काल को कला काल कहा। कला की प्रवृत्ति सर्वाधिक होने के कारण कला काल रहा, इसका नाम रखा। किंतु अधिकतर विद्वानों ने अपने साहित्य में शुक्ल जी का सुझा गया रीतिकाल नाम ही सर्वाधिक स्वीकार किया। रीति शब्द का प्रयोग संस्कृत काव्यशास्त्र में एक विशेष अर्थ में हुआ है। संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य या साहित्य के संबंध में जिन मतों का विकास हुआ, उनमें से एक आचार्य वामन द्वारा प्रवर्तित रीति संप्रदाय था। वामन ने रीति की परिभाषा विशिष्ट पद रचना के रूप में की है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रसंग में रीति का यह अर्थ यद्यपि अभिप्रेत नहीं है। हिंदी में रीति का अर्थ है काव्य रीति, जिसमें काव्य के सभी अंग रस, अलंकार, छंद, ध्वनि आदि समाहित इसके अंदर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से रीतिकाल का जो नाम है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ रीतिकाल ही प्रसिद्ध हुआ और इसी नाम को अधिकतर नहीं, लगभग सभी ने इसी को स्वीकार किया है। अगला हम अध्ययन करते हैं रीतिकाल की परिस्थितियों का। किसी भी काल के साहित्य को समझने के लिए जरूरी है पहले हम उस युग की बाह्य परिस्थितियों का अवलोकन करें। साहित्यकार चाहे कितना भी व्यक्तिगत या आत्मकेंद्रित हो, परंतु उसका साहित्य व्यक्तिगत कभी भी नहीं हो सकता, वह समाज सापेक्ष होता है। उसमें अपने युग की छाप अवश्य होती है। तत्कालीन परिस्थितियां उसे अवश्य प्रभावित करती है। इस दृष्टि से रीतिकालीन जो परिस्थितियां हैं वह धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के रूप में हम अध्ययन करते हैं। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं राजनीतिक स्थिति। रीतिकाल के जो समय था वह राजनीतिक जानकारी हमें इस काल के साहित्य काव्य को देखकर मिलती है। उस समय देश में व्यक्तिवादी निरंकुश शासन का बोलबाला था, मतलब राजा थे, निरंकुश राजा हुआ करते थे और
अकबर के सांस्कृतिक समन्वय की जो राजनीति थी वह मंद हो गई थी और उसके पश्चात जहांगीर और शाहजहां का जो शासन था वह विलासितापूर्ण और ऐश्वर्यपूर्ण शासन था और उसके अंदर उनकी शानो शौकत और भोग लिप्सा से रहने की निरंकुश शासन प्रणाली का प्रभाव समाज में भी पड़ा और समाज भी शानो शौकत और भोग लिप्सा में लिप्त हो गया। तो यथा राजा तथा प्रजा का जो ये कथन था यह उस काल में हमें दिखाई देता है और उस काल की जनता भी राजा महाराजाओं की तरह, इन बादशाहों की तरह अपने जीवन में सुख और वैभव की कामना करने लगी थी। उनके शासनकाल में श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। फलस्वरूप कला, साहित्य और संस्कृति और संगीत जगत में भी विलास वैभव की अभिवृद्धि हुई और इन परिस्थितियों ने रीतिकाल की मानसिकता का संवर्धन किया। नाच गाना, मद्यपान, द्यूत क्रीड़ा, वेश्यावृत्ति उस युग में सर्वमान्य गतिविधियां हो गई थी और जिनका प्रभाव श्रृंगारपरक रीति रचनाओं पर पड़ना स्वाभाविक था, जो हम रीतिकालीन काव्य के अंदर, कविता के अंदर देखते हैं, जिसके प्रभाव में राजाश्रय में रहकर कवि इस प्रकार की रचना करके अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न किया करते थे। अगला देखते हैं सामाजिक कारण। रीतिकाल की सामाजिक स्थितियों को यथा राजा तथा प्रजा, पुनः हम कह सकते हैं लौकिक जो रूप था उसमें यही ढला है। उनका विलास प्रधान युग में मुगल बादशाहों का अनुगमन उनके अधीनस्थ राजा महाराजाओं, सामंतों, धनिक वर्गों में भी किया जाने लगा। उनके शाही दरबारों में ऐसे कवियों को ही पुरस्कृत और सम्मानित किया जाता था जो उनकी अभिरुचि के अनुसार प्रेम और सौंदर्य से संबंधित श्रृंगारिक रचनाओं में मनोरंजन किया करते थे। नायिकाओं की कामुक चेष्टाओं के वर्णन का आस्वादन करने तथा उनका जो सौंदर्य था वो विलासितापूर्ण ऐसा प्रतीत होने लगा था कि स्त्री उस समाज के अंदर कोई जीवित प्राणी न होकर एक शो पीस या कमरे में रखा हुआ, कोने में रखा हुआ एक शो पीस जिसका नक्शिक सौंदर्य का वर्णन किया जाए, वो ही बनकर रह गई थी। सदैव कवि इसी के अंदर लगे रहते और लौकिक श्रृंगार की काव्यकृतियों को उत्तेजनापूर्ण शब्दों के अंदर बांधते रहते थे। तो इस प्रकार से सामाजिक परिस्थितियाँ भी उस काव्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में सहयोग करती रही। धार्मिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियाँ थी उनके अंदर हम देख सकते हैं कि रीतिकाल में नैतिक आदर्शों का पूरी तरह पतन हो चुका था। उस समय धर्म, संस्कृति, सदाचरण और सभ्यता की उदात्त प्रतिमानों का ह्रास हो रहा था। धार्मिक क्षेत्र में फैले हुए दुराचारों, अंधविश्वासों, बाह्याडंबरों ने उसके प्रकृत स्वरूप को भ्रष्ट कर दिया था। कृष्ण की सात्विकता तो राधा कृष्ण की सामान्य नायक नायिका के रूप में कविताओं में प्रकट होती हुई दिखाई देती है और रीतिकाल के कवियों की इस प्रकार की मनोवृत्ति रीझी है स्वामी तो हुई है कविताई, है ना। न तू राधिका कन्हई के सुमिरन को बहानो है। ये तो राधा और कृष्ण के केवल सुमिरन का बहाना बन के रह गई है। ये उस काल के कवियों ने भी स्वयं स्वीकार किया है। अगला हम देखते हैं सामंती वातावरण। तो रीतिकाल के सामंती वातावरण ने विषय वासनाओं प्रधान कलाकृतियों को पनपने का पूरी तरह से अवसर दिया, जिनसे काव्य जगत भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जैसा समाज है वैसा ही तो कवि लिखेगा। तो रीतिकालीन संगीतकार और काव्यकार उस युग की अलंकृत प्रवृत्ति, चमत्कार प्रियता, रोमानी वातावरण, दरबारी अदब और प्रशस्ति गान की प्रवृत्तियों को अपनी मानसिकता में सहज कर अपना कला प्रदर्शन और काव्य सृजन करने में लगे रहे और इसी से उनके संभवतः अर्थ की प्राप्ति भी होती थी। अतः वो राजाओं की मनोवृत्ति के अनुसार, समाज की मनोवृत्ति के अनुसार ही काव्य रचना करने लगे। इन परिस्थितियों को रीतिकालीन काव्य कृतियों में प्रणयन का एक प्रेरणास्पद बिंदु कहा जा सकता है। शाही दरबारों की शानो शौकत और रियासती राजाओं के ठाट बाट भी रीतिकालीन
काव्य प्रवृत्तियों को उकसाने में प्रमुख रूप से रहे। उस समय की कलात्मक और साहित्यिक परिस्थितियां रीतिकालीन रचनाओं की श्रीवृद्धि करने में सर्वथा अनुकूल थी, क्योंकि उन्हें फारसी कवियों की रूमानी और इश्क मिजाजी प्रेम कहानियों से पर्याप्त सामग्री मिली। गजलों में श्रृंगारिकता, लैला मजनू, शीरी फरहाद जैसे किस्से ने उनके काव्य में, हाँ, भारतीय काव्य, हिंदी काव्य में भी एक प्रकार से प्रेम में नायक नायिका की जो भावना थी वह हमें राधा कृष्ण जैसे हमारे आराध्य के रूप में, सामान्य नायक नायिका बनाने के रूप में हमें दिखाई देने लगी थी। तो इस प्रकार से ये जो परिस्थितियाँ थी हमारी, वह हमें बहुत ज़्यादा काव्य के, रीतिकालीन काव्य के रूप में दिखाई देती है। अगला हम देखते हैं, इस काल में कवियों की जो एक सी कविता तो पूरे काल की कवियों के अंदर नहीं दिखाई देती, तो गहराई से देखने में हमें ज्ञात होता है कि कुछ धाराएं रीतिकाल में भी बही कवियों की, और उनके जो वर्ग है वह हमें 3 रूप में दिखाई देते हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो आइए हम सबसे पहले रीतिबद्ध काव्यधारा में देखते हैं, जिसमें कवि की रीति परिपाटी के अनुसार ही काव्य रचना की कवियों ने। बंधी बंधाई परिपाटी के अनुसार वे काव्य रचना करने के कारण ये कवि रीतिबद्ध कहलाए, अर्थात एक परंपरा में बंधी बंधाई तरीके में इन्होंने काव्य रचना की। इस धारा के प्रमुख उल्लेखनीय कवियों में देव, बिहारी, मतीराम, सेनापति, पद्माकर, भूषण जैसे कवि सर्वोपरि रूप में हमें दिखाई देते हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत हम देखते हैं कि रीति की परंपरागत जो परिपाटियाँ थी, यानी रीतिबद्ध के अंदर क्या, अलंकारों का वर्णन, नायक नायिकाओं का वर्णन, प्रकृति सौंदर्य का 6 मासा और 12 मासा इनका वर्णन, ये हमें रीतिबद्ध में एक काव्यधारा में इन कवियों के काव्य में प्रमुखता से दिखाई देती है। इसी प्रकार से छंदों का वर्णन, छंदों में बहुत सारे छंद, अलंकारों का बहुत वर्णन, आचार्यत्व की प्रवृत्ति, अपने आप को आचार्य सिद्ध करना इन कवियों की प्रमुखता थी। और हम आगे देखें, रीतिमुक्त काव्यधारा के अंदर जो परंपरागत परिपाटियों से बंधकर नहीं अपितु स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार कविता करते थे, वे रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आए। हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकारों ने इन रीतिमुक्त कवियों की काव्य मीमांसा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि इनको सामान्य कवियों के रूप में इन्होंने मान लिया। वास्तविकता यह थी कि इन कवियों ने जो काव्य किया वो किसी बंधी बंधाई रीति के अंदर या बंधी बंधाई तरीके के अंदर बंधकर इन्होंने काव्य रचना नहीं की, ये स्वच्छंद मनोवृत्ति की काव्य रचना करते थे। आचार्य शुक्ल ने इन कवियों को रीति बंधन से मुक्त होकर श्रृंगार रस की फुटकर रचना करने वाले प्रेमोन्मत्त कवि कहा है। इनकी 2 विशेषताएं शुक्ल जी ने प्रमुख रूप से बताई है, जिसमें एक है रस भाव, नायक नायिका, अलंकारों के लक्षण से मुक्त कविता इनकी कविता है, और दूसरी मार्मिकता और मनोहरता का इनके काव्य में बहुत ही ज़्यादा बाहुल्य है। यहाँ तक कि इन रीतिमुक्त कवियों ने अलौकिक वर्णन के अंदर मतलब लौकिकता से अलौकिकता तक अपनी काव्यधारा को उठा दिया, यानी परमात्मा से मिलन तक के अंदर इनकी काव्यधारा बही। और इनमें घनानंद जो है वो सर्वाधिक प्रमुख है, बाकी बोधा, ठाकुर, आलम आदि इस काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे। अब हम आगे देखें तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी इन कवियों को बहुत काव्य को अच्छी तरह से व्यक्त किया है, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो काव्य रचना की वो पूरे मनोयोग से की, और एक स्वच्छंदता की, स्वच्छंद कवियों की किसी बंधन में बंधकर इन्होंने काव्य रचना नहीं की। घनानंद ठाकुर पर जो अब तक शोध कार्य हुआ है, उनके अंदर काफ़ी लोगों ने इन कवियों को श्रेष्ठ अलौकिक काव्य रचना करने वाला कवि माना है।
हम तीसरी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तीसरे वर्ग में देखें तो इस काव्य धारा में केवल अकेले कवि बिहारी ही आते हैं, क्योंकि उनके काव्य में रीतियाँ समसामयिक प्रभाव के कारण स्वतः ही आकर सिद्ध हो गई। इन्होंने प्रयत्नपूर्ण रीति धाराओं को नहीं धारा लिया, अपितु इनमें इनके काव्य में स्वतः सिद्ध हो गई, अपने आप ही इनकी काव्य रचना के अंदर वे आई। सिद्ध कवियों में केवल बिहारी का ही स्थान है और इन्होंने इस युग की जो प्रमुख प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता, उसको अपने काव्य में स्थान दिया है। और केवल श्रृंगारिकता नहीं, लेकिन इनकी भक्ति को भी देखें, इनकी नीति को भी देखें तो वह है तो स्पष्ट, लेकिन उसका रंग जो है वह रीति में बंधकर, या हम कहें उसकी भाषा भी रीति में बंधकर ही व्यक्त हुई है। अलंकारिक भाषा, शब्द, कौशल सब कुछ रीति में बंधकर है। इसीलिए बिहारी कवि को रीति काल का विशिष्ट कवि कहा जाता है, क्योंकि उनकी एकमात्र रचना जो है सतसई, वो इन सभी को अपने अंदर समाहित किए हुए है। उसमें भक्ति, रीति और नीति तीनों की त्रिवेणी बह गई है एक साथ। तो बहुत ही सुंदर काव्य है बिहारी का। इस प्रकार रीतिकालीन कवियों के वर्ग 3 या धाराएं 3 कही जाती है, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध है। अगले वीडियो में हम रीतिकालीन काव्य की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।